नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, ये दोनों हस्ती वो है जिनकी वजह से पूर्वांचल रक्त रंजित रहा और आज मुख्तार फिलहाल जेल में है। लेकिन आपको ये बता दें कि ब्रजेश सिंह बरी होकर सलाखों से बाहर है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर दोनों के गैंग कैसे काम करें और क्या मुख्तार और ब्रजेश के बीच एक बार फिर से गैंग वॉर हो सकता है? क्या फिर से पूर्वांचल रक्तांचल में तब्दील होगा? देखिए रिपोर्ट। क्या फिर रक्तांचल बन जाएगा? आज मुख्तार अंसारी तो जेल में है, लेकिन ब्रजेश जेल से बाहर आ चुका है। वो सैकड़ों असलहाधारियों और गाड़ियों के काफिले में जौनपुर, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अक्सर नजर आ जाता है। लेकिन मुख्तार दांतों को पीसकर सलाखों में है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वो नाम जिससे पुलिस ही नहीं, सीबीआई भी डरती थी। मन्ना सिंह के मर्डर की जांच का आदेश मिला तो सीबीआई ने लिख कर दे दिया, यूपी में सेफ नहीं है, जांच नहीं कर पाएंगे। केस ही बाहर ले जाना पड़ा। आज वो मुख्तार अंसारी बेबस है, लेकिन उसके गुर्गे उसके साम्राज्य को संभाल रहे हैं। मुख्तार और ब्रजेश में शुरू हुई गैंगवार की पूरी कहानी पूर्वांचल के जिलों के इर्द गिर्द घूमती है। 1986 में सच्चिदानंद की हत्या से यह सिलसिला शुरू हुआ और अब मुख्तार पर मर्डर के कुल 15 केस हैं। आखिरी मर्डर 2014 में एक मजदूर का हुआ था। मुख्तार और ब्रजेश दोनों को गैंग चलाना था। उस समय सरकारी ठेकों पर कब्जा करना और कोयले के कारोबार पर वर्चस्व जमाना पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया था। उसरी चट्टी कांड 2001 में ब्रजेश ने मुख्तार पर जानलेवा हमला करवाया। कृष्णानंद राय को मारी गई 67 गोलियां। मन्ना सिंह ठेकेदार की हत्या। ब्रजेश अगस्त 2022 में बरी होकर बाहर आ गया। उधर मुख्तार जेल से ही अपना गैंग चला रहा है। ऐसे में दो सवाल हैं। पहला, क्या फिर से दोनों के बीच गैंगवार होगी? और दूसरा कि अब दोनों गैंग काम कैसे करेंगे? मुख्तार पहले ही समझ गया था कि राजनीति के बिना अपराध की दुनिया में टिके रहना मुश्किल है, इसलिए वो चुनाव लड़ा और 5 बार विधायक बना। ब्रजेश सिंह ने भी 2016 में जेल से ही एमएलसी का चुनाव जीता। आज ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी हैं। ब्रजेश और मुख्तार दोनों सफेद पोश हैं। ब्रजेश को वैसे भी लाइमलाइट पसंद नहीं। सरकार बदलने के बाद से ही मुख्तार और उसका गैंग शांत होकर काम कर रहा है। ब्रजेश भी अपना काम शांति से कर रहा है, चाहे सरकारी ठेके हों या फिर बालू स्क्रैप का कारोबार। ठेके अब भी इन दोनों के इशारों पर ही अलॉट होते हैं, लेकिन अब या तो इनके आदमी काम कर रहे हैं या फिर नामी कंपनियों को इनकी सिफारिश पर काम मिलता है। अब रसूख से सब चलता है। योगी राज में अब गैंगवार की आशंका न के बराबर है, लेकिन दोनों के गुर्गे अंदर अंदर सुलग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर माफिया अतीक से जुड़ी हुई। माफिया अतीक अहमद की अरबों की संपत्ति का क्या होगा? क्या दौलत के लिए जंग छिड़ेगी? अतीक ने दरअसल दुबई की अपनी संपत्ति शबाना के बेटे आरिफ के नाम कर दी है और इसी वजह से सद्दाम और आरिफ में अब दुश्मनी हो गई है। तो क्या सद्दाम और आरिफ में अब गैंग वॉर देखने को मिलेगा? क्योंकि दुबई की अरबों की दौलत आरिफ के नाम होने से अब सद्दाम बौखला चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। अतीक की बेशुमार संपत्ति, क्या अब जंग छिड़ेगी? सद्दाम और आरिफ, जायदाद पर किसका हक? दुबई की दौलत आरिफ के नाम, सद्दाम लड़ेगा संग्राम। क्या दौलत के लिए अतीक गैंग में होगी गैंगवार? सद्दाम और आरिफ में हो गई है दुश्मनी।
क्या अतीक अहमद की बेशुमार दौलत को लेकर घमासान होने वाला है? क्या अतीक की संपत्ति के लिए उसके बेटे आरिफ और अशरफ के साले सद्दाम में जंग होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अतीक ने अपनी माशूका शबाना के बेटे आरिफ के नाम दुबई की दौलत कर दी थी और यही बात सद्दाम को नागवार गुजरी। सद्दाम ने ही शबाना और आरिफ के बारे में अशरफ को बताया था। बताया जा रहा है कि दुबई में अतीक की अरबों की संपत्ति है जो उसने अपने छठे बेटे आरिफ के नाम कर दी थी। दुबई में अतीक का काला कारोबार अशरफ का साला सद्दाम संभालता था, लेकिन जब उसे यह खबर मिली कि अतीक ने सब कुछ आरिफ के नाम कर दिया है तो वो बौखला गया। सद्दाम 1 लाख रुपए का इनामी है और इन दिनों दुबई में है। हाल ही में सद्दाम का पार्टी करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। अब सवाल यह है कि अतीक के पूरे साम्राज्य को कौन संभालेगा? अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद, शूटर गुलाम, विजय उर्फ उस्मान और अरबाज मारे जा चुके हैं। ऐसे में अतीक की गैंग IS 227 कौन संभालेगा? क्या ये गैंग खत्म हो गई है? आपको बता दें कि सद्दाम के जरिए ही माफिया अतीक अहमद दुबई में अपना पूरा काला कारोबार चलाता था और उसने व्यापार में रकम लगाई थी। शबाना का बेटा आरिफ MBA साबरमती जेल में अतीक अहमद से कई बार मिल चुका था। इसके अलावा अतीक ने सऊदी अरब में भी पैसे इन्वेस्ट किए थे। इस बात का खुलासा अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में किया था। वो खुद अतीक के दस्तावेज बनाता था। अतीक ने करेली के एक कारोबारी के जरिए भी खाड़ी के देशों में पैसे लगाए थे। ऐसे में जांच एजेंसियां अतीक अहमद की विदेश में संपत्ति की पड़ताल कर रही हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन शबाना को पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, शबाना को लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच कई बार बहस भी हो चुकी थी। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अतीक और शबाना की दोस्ती सिर्फ निजी जिंदगी तक जुड़ी थी या फिर अपराध की दुनिया में भी वो माफिया का साथ देती थी। पुलिस इस एंगल पर भी अपनी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। सिख दंगों के बहाने बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, तो उधर कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि खुद 2 नंबर के कामों में शामिल लोग झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी साल में ही मध्य प्रदेश की सियासत सिख दंगों के इर्द गिर्द घूमती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत में जुबानी हमलों का दौर शुरू हो गया है। सिख दंगों में कमलनाथ की भूमिका को उठाते हुए बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सज्जन कुमार जेल में हैं, जगदीश टाइटलर पर चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब कमलनाथ की बारी है। इस मसले पर कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग कर ली है। बीजेपी के दिग्गजों ने हमला करने का जिम्मा संभाल लिया है। सीबीआई की इंक्वायरी में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने इन दंगों को भड़काया था वो सज्जन कुमार जेल के अंदर हैं। दूसरे श्रीमान जगदीश टाइटलर, जो लोग नेता कम गुंडिज्म की भूमिका में ज्यादा इस देश के अंदर रहे, सीबीआई ने कल उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। जल्दी ही जेल के शिक्षों में होंगे। और मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि इन्हीं दंगों के आरोप में सस्पेक्टेड जिनके ऊपर आरोप है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है। सवाल निशाने का नहीं है, सवाल गुनाह का है। और गुनाहगार कौन है, ये ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाता है। वास्तव में लोमहर्षक घटना थी 84 का दंगा। हृदय विदारक घटनाएं हुई थी। लोगों के गले में टायर डाल के जिंदा जला दिए गए थे। ऐसी विभत्स घटनाओं में अगर किसी का संदेह किसी पर जाता है तो वो चर्चा का विषय तो बनता है। तीसरा नाम कमलनाथ जी।
निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कमलनाथ जी भी इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। ये जो मैं बातें तथ्य के रूप में बोल रहा हूं, ये केवल हमने नहीं बोला, अलग अलग स्तर पर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह थे, खासकर जो आपकी बिरादरी के पत्रकार बंधु थे, उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अलग अलग किताबों में इन दंगों की वास्तविकता का जिक्र किया। वहीं इन आरोपों पर कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने ही उनको क्लीन चिट दी है और ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद 2 नंबर के कामों में शामिल हैं। एमपी से तो कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस सभी आरोपों को खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वीडी शर्मा और विश्वास सारंग जेल जाएंगे। पहली बात तो यह है कि वीडी शर्मा और विश्वास सारंग की हैसियत क्या है। 39 साल पहले की घटना है 84 का दंगा, और 39 साल पहले दोनों पपलू थे। ये टाट पट्टी के स्कूल में जाते थे कंधे पे बस्ता तांग कर, और आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज की धरोहर कमलनाथ जी के खिलाफ ये बोल रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से जगदीश टाइटलर पर आरोप तय हुए, उसके बाद बीजेपी को लगता है कि कमलनाथ को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। वहीं कमलनाथ और कांग्रेसी कॉन्फिडेंट हैं कि इस मसले पर उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, उससे उनका कोई भी सियासी नुकसान नहीं होगा। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों का जिन मध्य प्रदेश की सियासत में भी सामने आ गया है। जिस तरह से जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर सीधा अटैक जो किया कमलनाथ पर किया और कहा कि जिस तरह से सज्जन कुमार के साथ हुआ, जगदीश टाइटलर के साथ हुआ, कुछ वैसा ही कमलनाथ के साथ होगा और एक दंगाई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में कमलनाथ ने पलटवार किया और एक तरह से वीडी शर्मा पर ही आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार जिस वक्त थी उस समय आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दी है। 84 दंगे से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं वीडी शर्मा पर उन्होंने करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 84 दंगे के मार्फत मध्य प्रदेश में सियासत आगे बढ़ रही है। कमलनाथ को घेरने के लिए चाहे गृह मंत्री हों, चाहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, तमाम लोग सामने आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर काउंटर अटैक किया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी समर में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये मुद्दा कितना बड़ा होगा और इस मुद्दे को लेकर किसको नफा और किसको फायदा होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? क्या विदेशी ताकतें बजरंग दल को बदनाम कर रही है? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे आखिर कौन है? बजरंग दल को लेकर एक नया विवाद अब शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। क्या बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश हो रही है? विदेशी ताकतें कर रही हैं बदनाम। विकिपीडिया पर बजरंग दल को लिखा हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट। कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर सियासी बहस छिड़ी थी। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कहा था कि सरकार में आने के बाद बजरंग दल को बैन किया जाएगा। इस पर खूब सियासी हंगामा हुआ और अब विकिपीडिया की इंग्लिश वेबसाइट पर बजरंग दल को हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट लिखा गया है। सवाल है कि क्या विदेशी ताकतें बजरंग दल को बदनाम करने का कुचक्र रच रही हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से बजरंग दल को हिंदू आतंकी के रूप में पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। कर्नाटक में भी इसी तरह के प्रयास किए गए बदनाम करने की। ये हिंदू संगठनों को जिस प्रकार से बदनाम करने की साजिश चली जा रही है, पूरे देश और विश्व में माहौल बनाने का कार्य किया जा रहा है, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा हो या कांग्रेस विचारधारा हो, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे पूरे देश बदनाम होता है। तो इसलिए मेरा मानना है
कि ऐसे तत्वों को पहचान के केंद्र सरकार कार्रवाई करे ऐसे लोगों पे जो बजरंग दल के माध्यम से समस्त करोड़ों हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बजरंग दल को जान लीजिए। 8 अक्टूबर 1984 को गठन। पहले अध्यक्ष बने विनय कटियार। देश में करीब 40 लाख सदस्य। बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चलाया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच कई संगठनों ने इस यात्रा का विरोध किया। इसके बाद परिषद ने रथ यात्रा के लिए उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसके बावजूद रथ यात्रा निकालने की ठानी। वहां मौजूद साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवाओं की इस रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। उस वक्त विनय कटियार के नेतृत्व में सुरक्षित रथ यात्रा निकाली गई। यहीं से बजरंग दल का आइडिया मिला। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की शुरुआत हुई और विनय कटियार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसे विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी बताया गया। इसके बाद से बजरंग दल के लोग भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और 1986 के बाद दूसरे राज्यों में बजरंग दल बनाने का फैसला लिया गया। देश में कई बार बजरंग दल का नाम विवादों में आया, कई बार बैन लगाने की मांग हुई, लेकिन अब विदेशी ताकतों के जरिए बजरंग दल को बदनाम किया जा रहा है। बजरंग दल को बदनाम करने की फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई। विकिपीडिया ने अपने इंग्लिश वेबसाइट पर हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल बजरंग दल के लिए किया। साथ ही विकिपीडिया ने अपनी वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि बजरंग दल एक हिंदुत्व संगठन है। और इससे पहले आपको याद होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल को वो बैन करेगी, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी का विरोध बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया था। एक बार फिर से बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश विकिपीडिया ने अपने इंग्लिश वेबसाइट पर लिखा है हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल करके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। इधर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि बजरंग दल को आज नहीं बल्कि 70 साल पहले बैन कर देना चाहिए था। मदनी के बोल पर हंगामा मच गया और मदनी के विवादित बयान ने अब फिर से सियासी पारा बढ़ा दिया है। आपको दिखाते हैं पूरा मामला। मनाई जा रही है जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के पैरोकार मदनी को लगे गद्दार। मदनी फिर वहीं अटके, बजरंग दल क्यों खटके? बैन की हिमायत, बजरंग दल पर सियासत। बजरंगी वर्सेस भाईजान पार्ट 2। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जी हां, इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और उनके भतीजे हसन मदनी अपनी जहरीली जुबान को लेकर इन दिनों चर्चा में है। चाचा भतीजे की ये जोड़ी अपनी जुबान से लगातार जहर उगल रही है। इस मुल्क को हिंदू दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को हसन मदनी ने गद्दार कह दिया है। हसन मदनी ने कहा है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो सब लोग गद्दार हैं। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हसन मदनी ने ही अपनी जहरीली जुबान से ये जहर उगला हो। हसन के चाचा अरशद मदनी ने बजरंग दल को सांप्रदायिक बताया है। अशरफ मदनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता। वहीं ऐसे बयान देकर चाचा और भतीजा दोनों ही हिंदू धर्म गुरु और बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मदनी साहब
70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियाँ हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, और चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। बजरंगबली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं देश बंटवारा, एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को ये समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते। बहरहाल इस मामले पर अब बवाल खड़ा हो गया है, जमकर सियासत भी हो रही है। अशरफ मदनी और हसन मदनी निशाने पर है। अब देखना ये होगा कि ये बवाल कहां जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए राजपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।